हेलो बच्चों, सॉरी बच्चों नहीं, सेमी एडल्ट्स। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा। लास्ट वीडियो में आपको अगर कोई डाउट्स है प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ओके। और लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। सेकेंड, आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज चैप्टर 1 का पार्ट 2, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एंड नोशन ऑफ साइकोलॉजी। नोशन क्या होता है? नोशन होते हैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। जनरल अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो हमारे व्यूज़ हैं, ओके, हमारे बिलीव हैं, ये क्या हो गया? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गया। ज़रूरी नहीं है मेरे लिए जो राइट है वो आपके लिए भी राइट हो, या आप जो बोल रहे नहीं ये गलत है, मैं उस पर एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं ये तो गलत नहीं है। आपने ये घर पे हम हमेशा देखते हैं कि घर पे मम्मी पापा भाई बहन के साथ हमारा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे ओपिनियंस डिफर करते हैं क्योंकि हमारे बिलीव्स अलग होते हैं। अब बिलीव को अगर अलग है उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ बात करने से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और उसके बाद हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि क्यों ये सही है या क्यों ये गलत है। पर नोशन जनरली यही होता है कि कोई कुछ गलत नहीं है और कुछ सही नहीं है, या सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है। सेकेंड, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ किसी चोर का, अगर चोर चोरी कर रहा है उस टाइम के लिए वो उसके लिए सही है क्योंकि वो किसी ना किसी रीज़न से चोरी कर रहा होगा। अब देखिए, हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में हम लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं वो कैसे कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं, क्या सोशल उनका बैकग्राउंड है, कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए फिर हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ये अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। सिंपल सी बात है, हमारे फ्रेंड्स के साथ कुछ बार झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होता है तो इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन हम बहुत बार नहीं सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला या मैंने तब वैसा रिएक्ट क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या हो जा रहे हैं? जनरल नोशंस हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट है ड्वेक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ बच्चों को लेकर। उन्होंने 25 डेज़ का एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने कुछ बच्चों को बड़ा ही हैप्पी एनवायरनमेंट दिया। हैप्पी एनवायरनमेंट से उनको मैथ्स के सम से बड़े ही इजी उनका बहुत मोरल बूस्ट हो रहा था जब वो कर रहे थे। कभी कभी हमारे दिमाग में भी आता है कि इजी करते हैं, पहले तो अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट पे आएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेकेंड ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने उन बच्चों को, दूसरे बच्चों को उन्होंने मिक्स्ड सम्स दिए, ईजी डिफ़िकल्ट। अब जब जो सेकेंड ग्रुप था वो जब सम्स कर रहे थे, उनको जब डिफ़िकल्टी आ रही थी वो अपने टीचर से पूछ रहे थे और टीचर उनको गाइड कर रहे थे। इससे वो क्या कर रहे थे? अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को पार करते जा रहे थे। वेयर एज जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है जो इजी कर रहा था, वो मज़े से वो अपना काम करे, वह हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों ग्रुप को मर्ज किया गया, उनके बाद उन लोगों को जब सम्स दिए गए तो जो ग्रुप इजी कर रहा था उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, उनको वो नहीं कर पा रहे थे। वेयर एज जो सेकेंड ग्रुप था जिनको आदत थी डिफ़िकल्टी सहने की, उन्होंने क्या किया? वो प्रॉब्लम सॉल्व करते गए। इससे हम जनरली हम क्या समझते हैं? जब हम लाइफ में डिफ़िकल्टी देखते हैं तो हम उससे सीखते हैं, हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सल्यूशन निकालने की एबिलिटी हम में अपने आप आ जाती है। अगर हमने लाइफ में कभी हार्डशिप देखी नहीं तो हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम उसको गिव अप कर देंगे। इसीलिए हमेशा हैप्पी एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए काम करेगा, इसीलिए रेजिलेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोशंस अगर हम बात करें हैं तो नोशंस में क्या होता है? जैसे बोलते हैं लड़के मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, या लड़कियां बहुत अच्छे से घर संभाल लेती हैं, वेरी गुड होम मेकर्स, लड़के वैसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग बिलीव है, हमारे अलग अलग नोशंस हैं। अब जब हम और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो तांत्रिक हैं, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक साइकोलॉजिस्ट है वो कैसे काम कर रहा है।
साइकोलॉजी क्या है, रिसर्च पे बेस्ड है, साइंस पे बेस्ड है। सो ये थे कुछ हमारे जनरल नोशंस। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती है। यानी अगर हम बोलते हैं पहले के टाइम पे जब नया नया कंप्यूटर बना था तो बहुत बड़ा साइज था, राइट। फिर धीरे 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 वो अपग्रेड होता गया और अभी हमारे पास क्या है, आईपैड है, टैब है। तो ये क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे चीज़ें। और इवॉल्व क्या होता है, जब भी इवॉल्व होती है कोई चीज़ तो वो बेटर होती जाती है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी भी ऐसे। पहले जब एवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि जो विल्हेम वंड थे जिन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी बनाया था, उन्होंने क्या किया, उनके जो रिसर्चर्स थे उन्होंने स्टडी करना चालू किया और उस स्टडी का नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में वो क्या करते थे, दिमाग को स्टडी करते थे कि ह्यूमन जो ब्रेन है वो कैसे काम कर रहा है क्या नहीं। लेकिन उसके बाद उसके ही अंदर आ रहा हमारा इंट्रोस्पेक्शन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब क्यों कि कैसे अब करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी करने के लिए उन्होंने जैसे कुछ लोगों को बिठाया और बोला कि ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, आप हमें लिख के बताइए। अब ज़रूरी नहीं है जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं उसको लिखना चाहूँ, राइट। मैं कुछ चीज़ें लिखना नहीं चाहूँगी, मैं नहीं बताना चाहूँगी। इससे जो रिसर्चर्स थे उनको ऑब्वियसली स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म लाई। अब फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है, फंक्शनलिज्म कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम ब्रेन को स्टडी नहीं करेंगे, हम करेंगे कि वो काम ऐसा क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, बिहेवियर जो है ना उस पर काम करना है हमें, राइट। तो इस पे काम करना चालू हुआ। इस पे जब काम कर रहे थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद आता है हमारा जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो आप चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे, जो जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन परसेप्शंस की। इसमें क्या है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके कैसे एक होल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ये समझाया है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। इसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म में, जिसमें जो नेक्स्ट रिसर्चर्स हैं जेम्स वॉटसन, उन्होंने बोला कि अगर साइकोलॉजी पढ़ना है तो साइकोलॉजी में बिहेवियर को स्टडी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो बिहेवियर को स्टडी उसको अप्रूव तभी करेंगे अगर जब हम बिहेवियर को मेजर कर पाएँ। अगर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो करेक्ट है। आफ्टर जेम्स वॉटसन, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट जो आते हैं वो है फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, जिनको हम उनका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड ने क्या बताया, साइको एनालिसिस के बारे में बताया। उन्होंने बताया जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, यानी हम उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लंबे समय से हम काम कर रहे हैं और उस काम को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढ ही लेते हैं जिससे कि हम गोल को अचीव कर पाए। सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, आप क्लास अटेंड करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, आप पेपर्स इकट्ठा करेंगे। लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि नहीं 11th है, 11th को थोड़ा ईजी लेते हैं, उसको भी उतना फोकस नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड पे सिगमंड फ्रॉयड ने सबसे ज़्यादा काम किया, जिसको हम बोलेंगे साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के बाद आती है बारी ह्यूमन पर्सपेक्टिव की। ह्यूमन परसेप्शन या पर्सपेक्टिव हम क्या बोलेंगे, जब हम किसी भी चीज़ को हम सेल्फ फोकस होकर हम एम्फसाइज देते हैं ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ पे, एक्सपीरियंस के थ्रू, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन पर्सपेक्टिव। Okay, let me talk about cognitive perspective. What is cognitive perspective? Cognitive perspective है Gestalt psychology और structuralism का combination. Cognitive perspective मत यानी हमारी thinking, perceiving, problem solving, जो भी काम होता है, जो mental processes है उससे related होता है।
इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो हमारे एक रिसर्चर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगॉट्स्की, उन्होंने ये बोला कि जो एक बच्चा है, अडल्ट और जो बच्चा एक घर में जब रहते हैं तो बच्चे को देख के हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है वो किस पे गया है, ठीक है, या दादा दादी या उसके मम्मी पापा पे किस पे ज़्यादा, क्योंकि वो उस तरह से अब जो कंस्ट्रक्टिव जो एनवायरनमेंट उसको दिया गया है उस तरीके से वो अपने आप को अडेप्ट करता है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब जब हमें कंस्ट्रक्ट एनवायरनमेंट दिया जाता है तो हम चीज़ों को वैसे ही क्या करते हैं, अडेप्ट करना चालू करते हैं, हम वैसा बिहेव करना चालू करते हैं। तो ये जो है ये तो हमने पढ़ लिया जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जो उन्होंने थ्योरीज दी है। लेकिन इंडिया में कब साइकोलॉजी आया? इंडिया में साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था 1915 इन कलकत्ता, और उसके बाद 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और काम होते गए और मेरठ में, पटना में और ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया। और आज इंडिया में 70 से ज़्यादा ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सो यू गाइज आर वेरी वेरी लकी कि आपको इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप कहीं पे भी जाके साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट है, डेफिनेटली है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डे टू डे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है, स्पेशली जब हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये अगर आप एज अ करियर भी ऑप्ट करना चाहें, इट्स अ वेरी 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 गुड सब्जेक्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस पार्ट, प्लीज़ subscribe and share with your friends, and please comment that what all you did understood। जो समझ में नहीं आया उसको हम शायद अगर आप मुझे फिर से बोले तो मैं एक और पार्ट बना के आपको बेटर समझा पाऊँगी। Till then I'll see you for the third part, please wait for it because वो बहुत important part है, क्योंकि उसमें branches of psychology के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Okay, bye bye, take care।